गाइस वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल आरबीएस। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज केमिस्ट्री, साइंस एंड डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक है। तो हमारा आज का जो चैप्टर है वो है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और हमारा ये क्लास 11th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो जनरली अब चालू करते हैं। तो हमारा जो इस वीडियो का पार्ट 1 है वो है व्हाट इज केमिस्ट्री एंड साइंस। तो सबसे पहले इसी पार्ट को चालू करते हैं। तो हमारे सामने आया है व्हाट इज साइंस। व्हाट इज साइंस? साइंस कैन बी व्यूड, इसे यार दोबारा से ऊपर नीचे कर लेते हैं। ठीक है, ओके, इसे ऊपर। ठीक है, साइंस कैन बी व्यूड एज अ कंटिन्यूइंग ह्यूमन एफर्ट टू सिस्टमाइज नॉलेज फॉर डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर। ये कहना चाहता है कि साइंस को हम देख सकते हैं कि वो एक कंटिन्यूइंग ह्यूमन एफर्ट्स हैं, किसके लिए? सिस्टमाइज करने के लिए नॉलेज, जिससे क्या हो, डिस्क्राइब हो पाए और अंडरस्टैंड हो पाए हमारा नेचर। ठीक है, और वी केम अक्रॉस डाइवर्स सब्सटेंस प्रेजेंट इन नेचर। हमें पता है हमारे नेचर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, और वो आपस में चेंज होते रहते हैं। वो कैसे? वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। वो इधर कहा गया है कि कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क, मिल्क से कर्ड बनता है, वो भी एक चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ विनेगर, विनेगर का फॉर्मेशन शुगर कैन जूस को बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए रखने पर। ठीक है, तो ये भी एक क्या है? केमिकल फॉर्मेशन। और रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी एक केमिकल चेंज कह सकते हैं इसे, यानी कि हम चेंज कह सकते हैं। तो जनरली हमने क्या देखा यहाँ पर? क्या देखा हमने यहाँ पर? देखा साइंस क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे नेचर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डाइवर्स सब्सटेंस होते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, और वो आपस में चेंज करते रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज केमिस्ट्री। तो आराम के लिए, मतलब कि स्टडी को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए साइंस को सब डिवाइड किया गया कुछ डिसिप्लिन्स में, यानी कि कुछ उसकी सब कैटेगरीज में, जैसे केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ, बायोलॉजी हुआ, जूलॉजी हुआ। ठीक है, तो द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, रिएक्शन ऑफ मटेरियल। क्या क्या? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडीज द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ मटेरियल। 4 शब्द याद रखने। क्या? प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन। प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड केमिस्ट्री। इसी को हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। तो हमारे एक रोल्ड हॉफमैन एक साइंटिस्ट हुए, जिनका फोटो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर है। तो उन्होंने केमिस्ट्री की कुछ डेफिनेशन दिया। उन्होंने कहा कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने कहा कि केमिस्ट्री एक साइंस है मॉलिक्यूल्स का और उसके ट्रांसफॉर्मेशन का, ना कि साइंस है बहुत सारे हंड्रेड ऑफ एलिमेंट्स का, ना कि साइंस है हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट्स का, बल्कि साइंस है इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स का। तो इनका कहने का मतलब ये था कि जो हमारा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री एक तरीके से मॉलिक्यूल्स की स्टडी होती है। केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर हम बहुत सारे एलिमेंट्स की स्टडी नहीं करते, बल्कि उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टडी करते हैं, उनकी वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर हमारा पहला पार्ट खत्म हो चुका है, तो अब हमारा दूसरा पार्ट आ रहा है, वो है डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। तो डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री में पहला पार्ट आता है रीजन फॉर स्टडी केमिस्ट्री इन अर्लियर टाइम, यानी कि अब अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ से पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की पुरानी हिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में क्यों पढ़ाया, मतलब केमिस्ट्री पहले क्यों पढ़ाया जाता था? तो वहां पर यह था कि पारस स्टोन हुआ करता था। एक पारस स्टोन आपने सुना होगा, पारस का पत्थर, जिसे हम इंग्लिश में फिलोसफर्स स्टोन भी कहते हैं। तो ये क्या करता था? ये चेंज कर देता था बेसर मेटल्स को, यानी कि आयरन या फिर कॉपर को गोल्ड में। बहुत ही अच्छी चीज है भाई, आयरन से गोल्ड बनना है, कितना कॉस्टली हो जाएगा? आयरन कितना कॉस्टली हो जाएगा, कॉपर कितना कॉस्टली हो जाएगा। और दूसरा जो इसका रीजन है वो है एलेक्सर ऑफ लाइफ। एलेक्सर ऑफ लाइफ क्या करता था भाई? वो हमें गारंटी देता था कि तुम्हें एक्सटर्नल लाइफ मिलेगी, और वो सारी डिसीज को क्योर करने का काम करता था। तो ये 2 रीजन थे जिसके कारण पहले के टाइम में केमिस्ट्री पढ़ा जाता था। तो ओल्ड केमिस्ट्री एंड स्टार्टिंग ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री हमारा दूसरा टॉपिक है। तो जो पीपल्स थे पुराने टाइम में, एंशिएंट इंडिया में,
वो क्या करते थे, उन्हें पता था, नॉलेज था किस बात का, कि कुछ साइंटिफिक फिनोमेनास का। मॉडर्न साइंस आने से पहले उन्हें क्या पता था कि कुछ साइंटिफिक फिनोमेनास उन्हें आते थे पहले। तो उन्होंने उन फिनोमेनास को अप्लाइड किया, उन्होंने अप्लाइड किया उनकी लाइफ के वॉक्स में, मतलब अपनी लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में उन साइंटिफिक फिनोमेनास को उन्होंने अप्लाई किया। तो केमिस्ट्री डेवलप हो गई अल्केमी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। किस किस में? अल्केमी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। कब? 1300 से 1600 सीई, 1300 से 1600 सीई, ठीक है। तो जो मॉडर्न केमिस्ट्री है, मॉडर्न केमिस्ट्री ने शेप लिया अपना 18th सेंचुरी में यूरोप के अंदर। कहां पर? यूरोप के अंदर। यूरोप में पहले क्या चलता था? पहले वहां भी अल्केमिकल ट्रेडिशन था, यानी कि एल्केमी चलती थी, जो कि इंट्रोड्यूस कराई गई थी अरब्स के द्वारा यूरोप। अब बात करी जाए पुराने इंडिया की केमिस्ट्री। पुराने इंडिया की केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री को हम रसायन शास्त्र कहते थे, रस तंत्र कहते थे, रस क्रिया कहते थे, रस विद्या कहते थे, बहुत सारे नाम थे केमिस्ट्री के। तो इसके अंदर क्या होता था? इसके अंदर मेटलर्जी आती थी, मेडिसिन आते थे, मैन्युफैक्चर होता था कॉस्मेटिक्स, और ग्लासेस की मैन्युफैक्चरिंग होती थी, डाइस की मैन्युफैक्चरिंग होती थी। तो मतलब बहुत सारी केमिकल चीजें होती थी। तो अब बात करी जाए सिस्टमेटिक एक्सकेवेशन। ये क्या है? खुदाई से निकली हुई चीजें, ठीक है। ये मोहनजोदारो में मिली, जो कि सिंध में, ठीक है, और पंजाब में भी मिली, पंजाब के अंदर हड़प्पा में मिली, ठीक है। ये क्या प्रूफ करती हैं? प्रूफ करती हैं कि जो डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री है ना, ये बहुत पुरानी है। ये इस बात का प्रूफ है कि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री बहुत पुरानी है, केमिस्ट्री का डेवलपमेंट बहुत पुराना है, मोहनजोदारो बहुत पहले था, ठीक है। तो अब जो आर्कियोलॉजिकल्स थे, उन्होंने फाइंड किया, उन्होंने पता किया कि जो बेक्ड ब्रिक्स होती है ना, बेक्ड ब्रिक्स यानी कि पकी हुई ईंट कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज की जाती थी। मतलब अपने घर बनाने के लिए पहले के टाइम में वो लोग पकी हुई ईंट का यूज करते थे। तो वही बात कि अपने घर बनाने के लिए वो लोग पकी हुई ईंटों का यूज करते थे। अब बात करी जाए कि उस टाइम पर क्या होता था। उस टाइम पर मास प्रोडक्शन होता था पॉटरी का। पॉटरी क्या होता है? घड़ा बनाना, ठीक है। उस टाइम पर ये चीज का मास प्रोडक्शन हुआ करता था, जो कि रिग्रेट किया करता था बहुत सारी केमिकल प्रोसेसेस से। जिसमें क्या होता था, आप जनरली सुन लीजिए क्या होता था पॉटरी के अंदर। पहले वो मिक्स करते थे सब्सटेंसेस को, फिर उन्हें माउल्ड करते थे, फिर उसे हीट कर देते थे। अब बात करी जाए, पुराना ही टॉपिक अभी कंटिन्यू है। तो क्या है कि उस टाइम पर ग्लेज पॉटरी भी होने लगी। मोहनजोदारो के अंदर ग्लेज पॉटरी होने लगी। ग्लेज पॉटरी क्या होता है? ग्लास की पॉटरी, मतलब ग्लास के घड़े, कांच के घड़े, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या था कि जिप्सम यूज करने लग गए। अब कंस्ट्रक्शन वर्क में जिप्सम यूज होने लग गया। जिप्सम किससे बना होता है? जिप्सम बना होता है लाइम से, सैंड से और CaCO3 के कुछ ट्रेसेस से, ठीक है। तो हड़प्पान्स थे, उन्होंने मेड किया एक फाइंस क्या होता है? एक ग्लास का कुछ सब्सटेंस होता है जिसको यूज किया जाता है ऑर्नामेंट्स के बनाने में, ज्वेलरी के बनाने में, ठीक है। तो वो क्या करते थे? वो मेल्ट किया करते थे और फॉरगेट किया करते थे। फॉरगेट का मतलब क्या होता है? भट्टी पर रखना, ठीक है। वो मेल्ट किया करते थे और फॉरगेट किया करते थे बहुत सारे ऑब्जेक्ट को मेटल में से, ठीक है। जैसे हमारे पास लीड है, सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, इसको वो क्या करते हैं? मेल्ट करते हैं और नई नई चीजें बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, उन्होंने इंप्रूव किया हार्डनेस ऑफ कॉपर। उन्होंने इंप्रूव किया कॉपर के हार्डनेस को, जिससे कि वो बना सके आर्टिफैक्ट किसके साथ? टिन, आर्सेनिक और कॉपर को मिलाकर के आर्टिफैक्ट, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट फाउंड हुए मस्की में। मस्की कहाँ है? मस्की साउथ इंडिया में 1000 से 900 BCE के टाइम की बात है, तब ये फाउंड हुए। क्या फाउंड हुए? ग्लास ऑब्जेक्ट। और हस्तिनापुर और तक्षशिला में भी ये ग्लास ऑब्जेक्ट फाउंड हुए, जो कि नॉर्थ इंडिया में। ये है अंतर। जो हमारा, मैंने बात करी मस्की की, मस्की साउथ इंडिया में, और हमारा तक्षशिला और हमारा हस्तिनापुर नॉर्थ इंडिया में। तो ये जो ग्लेजेस थे, ये कलर किए जाते थे किसके द्वारा? मेटल ऑक्साइड्स के द्वारा, ठीक है, मेटल ऑक्साइड। अब बात करी जाए कॉपर मेटलर्जी की। तो जो कॉपर मेटलर्जी थी ना, उसने क्या किया? बिगिन कर दिया एक नया कल्चर जिसका नाम था कैलकोलिथिक, ठीक है। जिसका नाम था कैलकोलिथिक, ठीक है। इस कल्चर को सब कॉन्टिनेंट यानी कि इंडिया के अंदर इन लोगों ने
बिगिन कर दिया कॉपर मेटलर्जी ने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, कुछ एविडेंस मिलते हैं जो ये बताते हैं कि टेक्नोलॉजीज जल्दी ही जल्दी इंप्रूव होती रही हैं एक्सट्रैक्शन करने के लिए कॉपर की और आयरन की, वो डेवलप होती रही इंडिजीनियसली मतलब एक देश के अंदर, हर एक देश के अंदर। तो ये हमारा कॉपर है, कॉपर हमारा वायर में भी यूज होता है, ठीक है। तो अब बात करी जाए मिस्टीरियस वेरियस का मतलब होता है सामान, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा, टैनिंग ऑफ लेदर एंड डाइंग ऑफ कॉटन वर प्रैक्टिस्ड ड्यूरिंग 1000 to 400 BC। तो ऋग्वेदा के अनुसार क्या था कि जो लेदर की टैनिंग हुआ करती थी, डाइंग हुआ करती थी कॉटन की, ये प्रैक्टिस हो गई थी 1000 से 400 BC, ठीक है। तो जो गोल्डन ग्लॉस होता है यानी कि चमक होती है, गोल्डन चमक होती है, वो ब्लैक पॉलिश्ड वेयर यानी कि ब्लैक पॉलिश्ड सामान पर आ जाती है। ये आज के टाइम में भी एक केमिकल मिस्ट्री है। क्या मिस्ट्री है कि जो गोल्डन ग्लॉस है वो चमक एक ब्लैक पॉलिश्ड पर आ जाती है, ठीक है। ये नॉर्थन इंडिया में हुआ करता था। तो यहां पर क्या है कि जो वेयर्स हैं, ये जो सामान है, ये इंडिकेट करते हैं मास्टरी को, जो क्या करता है, कंट्रोल करता है क्लीन टेम्परेचर को, ठीक है। तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र रहा था, उसने क्या बताया, उसने बताया कि हम प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं सॉल्ट का, किससे, सी से। अब बात करी जाए सुशस्त्र संहिता और चरक संहिता की, तो बहुत सारे नंबर में हमें स्टेटमेंट्स मिलते हैं और मेटल डिस्क्राइब किए जाते हैं एंशिएंट वैदिक लिटरेचर में, यानी कि पुराने वैदिक लिटरेचर में बहुत सारे मेटल्स डिस्क्राइब किए जाते हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं जो कि दिखाते हैं कि मॉडर्न साइंटिफिक फाइंडिंग्स को दिखाते हैं, यानी कि उस टाइम पर वो मॉडर्न साइंटिफिक्स को दिखा देते हैं। तो क्या था कि कॉपर यूटेंसिल्स, आयरन, गोल्ड, सिल्वर ऑर्नामेंट्स और टेराकोटा डिस्क ये पेंट किए गए ग्रे पॉटरी से, है ना, और ग्रेड पॉटरी ये फाउंड किए गए आर्कोलॉजीज से। आर्कोलॉजीज ने इन्हें भी फाउंड कर लिया, किस को, गोल्ड, आयरन, सिल्वर ऑर्नामेंट्स, टेराकोटा डिस्क, कॉपर यूटेंसिल और ग्रे पॉटरी। अभी हमने देखा ग्लेज्ड पॉटरी थी, अब यहां पर ग्रे पॉटरी भी होने लगी इस टाइम पर। तो जो सुशस्त्र संहिता थी, इसने क्या एक्सप्लेन किया, इंपॉर्टेंस ऑफ एल्कलीज, ठीक है। तो जो चर्क संहिता थी, इसने मेंशन किया एंशिएंट इंडियंस को जो जानते थे कि प्रिपेयर कैसे किया जाए, किसको, सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे प्रिपेयर किया जाए, नाइट्रिक एसिड को कैसे प्रिपेयर किया जा सके, और ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड को कैसे प्रिपेयर किया जा सके, जिंक ऑक्साइड को कैसे प्रिपेयर किया जा सके, कॉपर सल्फेट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, आयरन सल्फेट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो लोग ये जानते थे, उनके बारे में हमें चर्क संहिता बताता है, ठीक है। अब बात करी जाए गन पाउडर। तो जो हमारा रसोपनिषद है वो डिस्क्राइब करता है गन पाउडर के प्रिपरेशन को, ठीक है। रसोपनिषद डिस्क्राइब करता है गन पाउडर के प्रिपरेशन को। तो जो पुराने टाइम के तमिल टेक्स्ट थे वो भी प्रिपरेशन बताते हैं फायरवर्क्स का। फायरवर्क्स और गन पाउडर में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। तो वो लोग क्या बताते हैं कि यूज किया जाए सल्फर को, चारकोल को और सॉल्ट पेट्री को, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट को, मरकरी को और कैम्फर को, तो हम गन पाउडर बनाते हैं, ठीक है। अब बात कर दी जाए नागार्जुन की और रसायनवम की। तो नागार्जुन जो थे वो एक ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट थे, वो एक रेप्यूटेड केमिस्ट थे, वो एक बहुत ही अच्छे एल्केमिस्ट थे और एक बहुत ही अच्छे मेटलर्जिस्ट भी थे। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था रस रत्नाकर। क्या नाम था? रस रत्नाकर, जो क्या बताता है, मरकरी कंपाउंड्स के फॉर्मूले को बताता है और डिस्कस करता है बहुत सारे मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की। मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाए, ये भी नागार्जुन का ये हमारा एक बुक जिसका नाम रस रत्नाकर है वो बताता है। तो एक नया बुक आया जिसका नाम था रसायनवम अराउंड 1800 CE में आया, ठीक है, अराउंड 1800 CE में आया, जो कि किसके यूजेस बताता है, भट्टी के यूज बताता है, चूल्हे के यूज बताता है और भी बहुत सारी चीजों के यूज बताता है, बहुत सारी चीजों के यूज बताता है। तो ये डिस्क्राइब करता है बहुत सारे मेथड्स जिसके कारण मेटल को आइडेंटिफाई किया जा सके फ्लेम कलर से मेटल को आइडेंटिफाई किया जा सके। अब बात है भाई चरकपाणी जी ने डिस्क्राइब किया मरकरिक सल्फाइड को, ठीक है। तो इसका जो क्रेडिट है इन्वेंटिंग करने का किसके, सोप को, वो भी हमारे चरकपाणी जी को जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि मस्टर्ड ऑयल लिया और कुछ एल्कलीज ली और सोप बना दिया।
तो इंडियंस ने भी बिगिन कर दिया सोप बनाना 18th सेंचुरी के अंदर। तो इन्होंने क्या किया, इंडियंस ने क्या किया कि ऑयल ऑफ इरांदा लिया और सीड्स लिए महुआ के, इरांदा का ऑयल लिया, महुआ के सीड्स लिए और कैल्शियम कार्बोनेट लिया और बना दिया सोप। अब बात करी जाए कुछ पेंटिंग्स की और बृहत संहिता की। तो पेंटिंग्स कहाँ की थी, वो अजंता और एलोरा की, जो कि आज भी फ्रेश दिखती है। हाउ इज इट पॉसिबल? तो विरहा मिहिर की जो बृहत संहिता थी वो 16th सेंचुरी में निकली थी। तो ये जो बृहत संहिता है ये ग्लूटीनियस मटेरियल्स के फॉर्मेशन को बताती है, जो कि हाउसेज और टेम्पल्स में लगाए जाते हैं, जो कि एक्सट्रैक्शन, जो कि किससे निकलते हैं, जो कि प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट से निकलते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हुए, सीड्स हुए, बार्क्स हुए, इससे निकलते हैं और फिर उनको रिजाइंस से मिलाया जाता है तो ग्लूटीनियस मटेरियल बन जाता है। सम अदर एंशिएंट केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट, बहुत सारे क्लासिकल टेक्स्ट छपने लगे, जैसे अर्थवेदा है, अर्थवेदा 1000 BCE में निकला, ठीक है, अर्थवेद 1000 BCE में निकला, जो कि मेंशन करता है बहुत सारे डाई स्टफ को बनाने के लिए। किससे बनते हैं वो? टर्मरिक से बनते हैं, सनफ्लावर से बनते हैं और भी बहुत सारी चीजों से बनते हैं। तो वराह मिहिर का जो बृहत संहिता था वो क्या करता है, वो रेफरेंस देता है कि परफ्यूम्स कैसे बनाए जाए, कॉस्मेटिक्स कैसे बनाया जाए, और रेसिपीज देता है कि हेयर डाइंग कैसे बनाया जाए, हेयर डाइज कैसे बनाई जाए। तो हेयर डाइज कैसे बनाता है वो? कुछ प्लांट्स लेता है, जैसे इंडिगो प्लांट हो गया, कुछ मिनरल्स लेता है, जैसे ब्लैक आयरन हो गया यानी कि स्टील हो गया, और एसिडिक एक्सट्रैक्ट हो गया किसका, राइस ग्रेन्यूल्स का, ठीक है। तो वो इन चीजों को मिला देता है और बना देता है हमारा हेयर डाई। तो एक और महानुभाव आए जिनका नाम था गंधायुक्ली जी ने क्या किया कि रेसिपीज दी सेंट को बनाने की, किसको बनाने की, सेंट्स को बनाने की, माउथ परफ्यूम्स को बनाने की, बाथ पाउडर्स को बनाने की, टेल्कम पाउडर को बनाने की, और भी बहुत सारी चीजें बनाने। तो जो पेपर था, पेपर वो नोन हो गया इंडिया के अंदर 17th सेंचुरी में। किसके द्वारा नोन हुआ? आई.टी. जिंग के द्वारा पेपर भी नोन हो चुका था। तो जो हमारा तक्षशिला है, तक्षशिला में हमें पता चलता है कि ये जो इंक है वो इंडिया में बहुत पहले यूज की जाती थी, 14th सेंचुरी में यूज की जाती थी, जो कि बनाई जाती थी चौक से और रेड लीड से, और मिनिमम से। तो देखा गया कि जो प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन है वो इंडियंस बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। तो वेद थे और कौटिल्य का अर्थशास्त्र था, वो मेंशन करता है यानी बताता है बहुत सारे लिक्वर्स को। ये लिक्वर्स क्या होते हैं? शराब कह सकते हैं हम। चर्क संहिता भी मेंशन करता है बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को क्या बनाने के लिए? आशावास बनाने के लिए। वो क्या करता है भैया जी? बार्क ऑफ प्लांट लेता है, स्टेम लेता है, फ्लावर लेता है, लीव्स लेता है, वुड्स लेता है, सीरियल्स लेता है, फ्रूट लेता है और शुगर कैन लेता है और आखिर में बना देता है आशावास। ठीक है, चर्क संहिता की बात है। अब बात करी जाए मेन आता है क्या कि आचार्य कांदा जी हमारे बॉर्न हुए 600 BCE में, और इनको हम जनरली कश्यप ऋषि के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी दिया। इन्होंने बता दिया था उसी टाइम पर कि एटम भी होता है, उस टाइम पर एटम होता है। वाओ। तो इन्होंने एक टेक्स्ट लिखा जिसका नाम था वैशिका सूत्रास, जिसमें ये बताते हैं कि जो स्मॉलर यूनिट्स हैं कि मेटल्स, हर एक सब्सटेंस के अंदर कुछ स्मॉलर यूनिट्स होती हैं जिसका नाम होता है एटम। और ये यहां तक बता देते हैं कि जो एटम्स होते हैं वो ह्यूमन सेंस नहीं कर सकता, और ये यहां तक बता देते हैं कि एटम्स हर एक सब्सटेंस के अंदर डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट एटम्स पाए जाते हैं। तो ये इन्हें परमाणु के नाम से भी जानते थे। उस टाइम पर इन्होंने इसे परमाणु कहा था। तो ये भी बताते हैं कि जो परमाणु है ना, ये पेयर्स में हो सकते हैं, ट्रिपलेट्स में हो सकते हैं। तो ये जो थ्योरी थी ये बहुत पहले आई थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से। तो जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी से 2500 साल पहले आ चुकी थी। हम सोच सकते हैं कि हमारे भारत ने पहले ही ये काम कर लिया जो डाल्टन ने करके दिखाया। अब बात करी जाए चर्क संहिता की, तो चर्क संहिता सबसे ओल्डेस्ट आयुर्वेदिक एपिक है, सबसे ओल्डेस्ट आयुर्वेदा है।
का इपिक है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हमें कंसेप्ट पता चलता है रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज मेटल। पार्टिकल साइज मेटल्स की रिडक्शन का हमें क्या पता चलता है, कंसेप्ट पता चलता है। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो एक्सटर्नल रिडक्शन होता है, एक्सट्रीम रिडक्शन यानी कि बहुत ज्यादा बेसिस पर रिडक्शन होता है पार्टिकल साइज मेटल्स का, उसे हम नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है। चर्क संहिता डिस्क्राइब करता है यूज ऑफ भस्म। भस्म का यूज, भस्म किसकी, मेटल्स की। भस्म का मतलब राख। ठीक है। किसके ट्रीटमेंट में, एलिमेंट्स की ट्रीटमेंट में। यहाँ पर एलिमेंट्स एक डिसीज हुआ करती थी, उसके ट्रीटमेंट में भस्म लगाई जाती थी मेटल की। मेटल को जला दिया जाता था, उसकी भस्म बचती थी यानी राख बचती थी, उसको लगा देते। इट हैज बीन प्रूव्ड दैट भस्म हैज नैनो पार्टिकल्स ऑफ मेटल्स। ये भी प्रूव किया गया कि भस्म के अंदर नैनो पार्टिकल्स होते हैं मेटल। तो अब देखते हैं चर्क संहिता के आगे। ठीक है। चर्क संहिता के आगे हमारे पास आता है बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। अब भाई मॉडर्न केमिस्ट्री आ रहा है, मॉडर्न केमिस्ट्री की बिगिनिंग हो रही है। ठीक है। तो यहां पर भाई आफ्टर द डिक्लाइन यानी कि पतन किसका, एल्केमी का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एल्केमी का डिक्लाइन होने लग गया, पतन होने लग गया, और इंट्रोडक्शन होने लगा वेस्टर्न साइड में मेडिकल सिस्टम का। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो हमारी आयुर्वेदा की मेडिसिन्स थी उन्हें भी डिक्लाइन किया गया, उनका भी पतन होने लग गया। तो इस चीज में लगभग 100 से 150 साल लग गए इंडिया को ये सीखने में। क्या सीखने में, इंडिया को मॉडर्न केमिस्ट्री सीखने में, मॉडर्न साइंस सीखने में। ठीक है। नई नई टेक्नोलॉजीज को एडप्ट करने में। तो इस टाइम में क्या था कि फॉरेन प्रोडक्ट्स इंडिया में आने लग गए, जिसके कारण क्या हुआ कि उस देश के ट्रेडिशंस वाली जो टेक्निक्स थी वो बहुत जल्दी पतन करने लगी, बहुत जल्दी गिरने लग गई, बुरी तरह गिरने लग गई। तो जो मॉडर्न साइंस था वो इंडिया के अंदर जब देखा गया ना, वो देखा गया था 19th सेंचुरी के अंदर। और मिड 19th सेंचुरी के अंदर यूरोपियन जो साइंटिस्ट थे वो इंडिया आने लगी और मॉडर्न केमिस्ट्री हमारी ग्रो करने लगी। ठीक है। तो इधर हमारे इस यूनिट में हम लोग सीखेंगे इस मॉडर्न केमिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि केमिस्ट्री डील करता है कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और इंटरेक्शन ऑफ मैटर के इंटरेक्शन, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज से डील करता है हमारा केमिस्ट्री। ठीक है। तो केमिस्ट्री को हम साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। क्या हम एटम एंड मॉलिक्यूल्स को देख सकते हैं? क्या हम उन्हें छू सकते हैं? क्या हम उनके नंबर को हम काउंट कर सकते हैं? ये सब के आंसर हमको इस यूनिट में मिलेंगे। इस यूनिट को हमें लास्ट तक पढ़ना पड़ेगा, जिसका नाम है सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अगला वीडियो जल्द ही आने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल एजुकेशनल आरवीएस को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो के बारे में पता चल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।